हेलो बच्चों, आज 11वीं की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का ये 5वां लेक्चर है और हम इस लेक्चर में आपको आज 3 टॉपिक पढ़ाएंगे। पहला प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, दूसरा दे ब्रोगली समीकरण और तीसरा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब ये 3 टॉपिक पढ़ने से पहले आपको कण और तरंग में अंतर समझना होगा। ये मेरे पास है पार्टिकल और वेव, कण और तरंग, क्योंकि अब जो अगले टॉपिक आप पढ़ेंगे ये इन्हीं पर बेस्ड है, तो इसलिए आपको इनमें अंतर समझना होगा। पहले बात करते हैं कण की। कण स्थानीकृत होता है तथा इसकी अवकाश या इसको बोलते हैं फ्री स्पेस में एक निश्चित स्थिति होती है। ठीक है भाई। वेव क्या है? ये अस्थानीकृत होती है, वह अंतरिक्ष में या फ्री स्पेस में फैली रहती है। दूसरा पॉइंट, एक ही क्षेत्र में 2 कणों में व्यतिकरण होता है। अब ये पॉइंट आपका इंपोर्टेंट है, व्यतिकरण नहीं होता है। ठीक है, यहां व्यतिकरण होता है। अब व्यतिकरण है क्या? क्या होगा जब 2 तरंगे जिनकी आवृत्ति लगभग एक समान है और वह किसी माध्यम में ट्रैवल करती है तो वह किसी पॉइंट पर जाकर मिल जाती है। मिलने के पश्चात एक नई तरंग बनती है जिसकी ऊर्जा या जिसका आयाम पहली तरंगों से छोटा होता है या बड़ा होता है। यह होता है व्यतिकरण। तो कण में क्या होगा? व्यतिकरण नहीं होता है। अगर कोई भी कण हुआ तो उनमें कोई व्यतिकरण नहीं होगा। तरंग में क्या होगा? व्यतिकरण होता है। तो हम एक बात साफ साफ बोल सकते हैं कि व्यतिकरण केवल और केवल तरंग की ही प्रॉपर्टी है, कण की प्रॉपर्टी नहीं है। तीसरा पॉइंट, इन्हें गिना जा सकता है और इन्हें गिना नहीं जा सकता है। तो कण को आप, जैसे मान लो आपके पास रेत है तो ये छोटे छोटे रेत के पार्टिकल हो जाएंगे या ये कण हो जाएंगे। क्लियर है? बात करते हैं तरंग की। अब आप शांत जल में पत्थर फेंकना, पत्थर फेंकने के पश्चात क्या होगा? आपको ऐसा लगेगा कि पानी ऊपर नीचे से गति करता है और आपको नजर आएगी कि तरंगे चारों तरफ फैल गई है, तो वो होती है तरंगे। तो आप क्या काम करेंगे? आप शांत जल में एक पत्थर फेंक देंगे और पत्थर फेंकने के पश्चात क्या होगा? चारों तरफ इस तरीके से पानी ऊपर नीचे गति करेगा और आपको ऐसा लगेगा कि यार कोई यहां पर तरंगे बन रही है। ये होती है तरंगे। अब इस फिनोमिना की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? तरंग और कण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? देखो, जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, उसके अंदर उसकी दोहरी प्रकृति होती है। ये दोहरी प्रकृति है, डुअल नेचर है। मतलब जो लाइट है कुछ हिस्सों में तो वो काम करती है तरंग की तरह और कुछ में काम करती है पार्टिकल की तरह। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप विवर्तन, ये आप सब पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण। यदि आप इन फिनोमिना को देखते हैं तो इनमें लाइट वर्क करती है तरंग की तरह। और लाइट, अगर हम लाइट को तरंग मान के चलते हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव अभी पढ़ेंगे आप, और गर्म पिंड से विकिरण का उत्सर्जन। जब आप किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है? तरह तरह की विकिरण या रेडिएशन बाहर निकलते हैं। यदि हम प्रकाश को लाइट मान लेते हैं तो ये 2 फिनोमिना आपके शो नहीं होते हैं। ये कब शो होते हैं? जिस वक्त हम लाइट को पार्टिकल मानते हैं तब ये आपके फिनोमिना शो होते हैं। तो हमारे पास क्या है? प्रकाश के अंदर दोहरी प्रकृति है, दोहरी प्रकृति है। इसके बाद क्या हुआ है? इन्हीं फिनोमिना को करने के लिए एक साइंटिस्ट आया, प्लांक साइंटिस्ट आया। उसने अपना सिद्धांत दिया, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। उसने बहुत सिंपल बात बोली कि जो लाइट आती है ये सतत रूप से नहीं आती है, कंटिन्यूअस रूप से नहीं आती है, ये डिस्क्रीट रूप में आती है। डिस्क्रीट का मतलब है कि ये छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में आती है। ये किसने बताया? ये प्लांक ने बताया और प्लांक ने अपनी थ्योरी दे दी।
ठीक है, तो हम अब यही पढ़ेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। क्या लिखा है, इनके अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण या लाइट ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होते हैं और इन बंडलों को क्या बोलते हैं भाई, फोटोन या क्वांटा कहते हैं। क्वांटा कहते हैं। तो बहुत सिंपल बताया उन्होंने कि जो लाइट आ रही है ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल है। पहले क्या मानते थे कि लाइट कंटिन्यूअस रूप से आ रही है, उन्होंने क्या बताया कि कंटिन्यूअस रूप से नहीं आ रही है। क्या है भाई, ऊर्जा के छोटे छोटे ये बंडल है और इन बंडलों को हम बोल देते हैं फोटोन। अब कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एटम कोई भी एनर्जी करेगा उत्सर्जित या करेगा अवशोषित, तो वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को करता है उत्सर्जित या अवशोषित। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, प्रकाश में कण होते हैं जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है। जिनकी ऊर्जा क्या होती है भाई, निश्चित होती है। तो मैंने आपको पहले बताया था निश्चित वर्ड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्वांटिनाइज्ड। तो यहाँ पर बताया कि फोटोन की ऊर्जा क्या है, क्वांटिनाइज्ड है। मतलब एक फोटोन की ऊर्जा h होगी, दूसरे जो आपके पास 2 फोटोन तो 2h हो जाएगी, 3 फोटोन तो 3h हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि फोटोन की ऊर्जा हाफ हो जाए या 0.5 हो जाए तो उसकी ऊर्जा क्या है, फिक्स है। प्रकाश में कण होते हैं जिनकी ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है, फिक्स होती है। क्लियर है। अब उसके बाद उन्होंने क्या बताया, विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा E उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। ये किसने बताया, ये बताया प्लांक ने। क्या बताया प्लांक ने कि विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा E उसकी आवृत्ति न्यू के समानुपाती होती है। हम एक काम करेंगे, यहां पर इस नियतांक समानुपाती हटाएंगे, एक नियतांक लगा देंगे h न्यू। अब यहां पर h है क्या, यहां पर h होता है प्लांक नियतांक, उसने अपने नाम के हिसाब से दे दिया है प्लांक। इसका जो मान होता है 6.623 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। कुछ किताब में 6.63 लिख लो आप, चलो आप इसको 6.63 लिख लो, 6.63 हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर न्यू क्या होता है, न्यू होता है C/λ, C/λ। ठीक है। अब फोटोन की ऊर्जा क्वांटिनाइज्ड है। इसका एक सिंपल मतलब समझ लो कि आपका कोई दोस्त छत पर खड़ा है, उसके पास 50 बॉल है, मैं नीचे खड़ा हूं, मैंने कहा यार 5 बॉल देना, तो उसने 5 बॉल नीचे फेंक दी। मैंने कहा 10 बॉल दे, उसने 10 बॉल नीचे फेंक दी। मैंने कहा 5.5 बॉल दे, तो 5.5 बॉल नहीं दे सकता है वो। तो ऐसे ही कुछ हमारे पास फोटोन की ऊर्जा है, या तो h न्यू 2 h न्यू होगी, या 2h न्यू, या 3h न्यू, या 4h न्यू ऐसे होगी। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर E बराबर n h न्यू करते हैं। n का मतलब क्या है, यदि n का मान हमारे पास 1 हुआ तो 1 फोटोन होगा, n का मान 2 हुआ तो 2 फोटोन, n का मान 3 तो 3 फोटोन, डैश डैश डैश। मतलब n का मान कभी भी आपका 1/2 या 0.5 नहीं होगा। अब न्यू क्या होता है, न्यू होता है C/λ। तो आपका एक फॉर्मूला ये बन जाएगा NhC/λ। तो एक फोटोन की ऊर्जा का ये आपका फॉर्मूला है, ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था। ठीक है। अब क्या होता है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बाद प्रकाश की दोहरी प्रकृति आती है, जिसमें कण की तरह व्यवहार करती है और तरंग की तरह भी व्यवहार करता है प्रकाश। अब इसी फिनोमिना को ध्यान में रखते हुए एक साइंटिस्ट थे दे ब्रोगली, उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी। क्या जिस प्रकार से लाइट के अंदर, प्रकाश के अंदर डुअल नेचर है, द्रव्य या मैटर, जो मैटर गतिशील है, चल रहा है, उसके अंदर भी दोनों ही प्रॉपर्टी होती है, कण की प्रॉपर्टी और तरंग की प्रॉपर्टी। बस कंडीशन यहाँ पर यह आ जाएगी, यदि किसी का मास बहुत ज़्यादा है तो उसकी जो वेवलेंथ आएगी वो लगभग नगण्य है, और जिसका मास कम होगा उसकी वेवलेंथ हम आराम से माप सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम दे ब्रोगली समीकरण। ठीक है भाई।
ये मेरे पास है दे ब्रोगली समीकरण। इनके अनुसार द्रव्य या मैटर में कण तथा तरंग, क्या भाई, कण तथा तरंग दोनों के गुण होते हैं। जिस तरह फोटोन का संवेग और तरंग दैर्ध्य होते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म कण, यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, उसी प्रकार सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में भी दोनों गुण होने चाहिए, दोनों गुण होने चाहिए। अब उन्होंने अपने हिसाब से एक समीकरण दी थी, हम उस समीकरण को पढ़ेंगे। क्या बताया इन्होंने, एक फोटोन की ऊर्जा E बराबर hc/λ होती है। उसके बाद एक आपके पास ये समीकरण है आइंस्टीन की, E बराबर mc²। ये भी ऊर्जा संबंधित है, दोनों ऊर्जा तो हमारे पास, हम एक काम करेंगे दोनों को बराबर कर देते हैं। mc² बराबर hc/λ। एक c से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा mc बराबर h/λ। अब वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पर c प्रकाश की चाल है। अब एक काम करो, c को आप उस वस्तु की स्पीड के बराबर रखो जिसके आप निकालना चाहते हैं तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पर ये हो जाएगा mv बराबर h/λ। तो मेरे पास जो समीकरण आ जाएगी लैम्डा बराबर h/mv, ये दे ब्रोगली समीकरण है। यहाँ पर m क्या है, m यहाँ पर उस वस्तु का द्रव्यमान जो गतिशील है, v क्या है उस वस्तु का वेग जो गतिशील है, h क्या है प्लांक कांस्टेंट। अब बताओ संवेग क्या है, सही आ रहा। अब बात करते हैं संवेग की। संवेग होता है क्या, p बराबर m इंटू वी। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा h/p। ये दो आपके फॉर्मूले अभी तक बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है भाई, देखो ध्यान से दोनों फॉर्मूले को। अब मैं इसके साथ कुछ 2-3 फॉर्मूले आपके पास साथ और इसके करता हूं भाई। ठीक है, अब मुझे बताओ, मेरे पास ये आ गया फॉर्मूला लैम्डा बराबर h/p। यदि आपको नहीं पता कि संवेग में और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है तो मैं आपको बता देता हूं, k बराबर p²/2m। ये रिलेशन है भाई गतिज ऊर्जा में और संवेग में। अब मुझे बताओ यहां से p क्या हो जाएगा, सर p हो जाएगा 2km। तो यहां से आप p का मान निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2km। तो आपके सामने एक तीसरा फॉर्मूला ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लैम्डा बराबर h/2km। ये बन गया है तीसरा फॉर्मूला। क्लियर है, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक नया फॉर्मूला पढ़ना है। यहाँ पर k क्या है गतिज ऊर्जा, m क्या है मैं पहले आपको बता दिया है, मास है। अब नया देखो फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा जो होती है वो E, और यहाँ पर ये विभवांतर है EV के बराबर होती है। ये आप पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव में। ये यहाँ पर क्या है भाई, ये विभवांतर है। यहाँ पर क्या है, ये विभवांतर, और ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। तो हम एक काम करते हैं, इस K के स्थान पर E और V रखते हैं, E और V रखते हैं K के स्थान पर। तो मेरे पास लैम्डा बराबर h/√2km ये आया था अभी निकल के। और मैंने क्या बताया आपको, k किसके बराबर है, k बराबर है EV0 के। तो यहाँ पर रख इसका मान रखते हैं भाई, ये आ जाएगा h/√ कितना भाई लोगों, 2 इंटू में कितना E इंटू V0 और इंटू में M, ये आ गया। अब हम यहां पर ध्यान से देखेंगे, सब बच्चे क्या करेंगे, यहां लिखते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है भाई,
तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, सबको पता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। मास कितना है, मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, उसके बाद H का मान, H कितना होता है आपके पास, H होता है प्लांक नियतांक कितना 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये सभी मान रखने के पश्चात जो मेरे पास लैम्डा का मान यहाँ पर आता है वो आपका आता है 12.27 अपॉन √ V0 और ये आपका आएगा एंगस्ट्रॉम में। तो भाई लोग आपका ये बन गया है फोर्थ फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 12.27 बटे √ V0। V0 यहाँ पर क्या है, विभवांतर है, कभी आप इसको स्पीड मान के चले। अब आपको हम सिखाते हैं कि अगर किसी का मास ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ क्यों नगण्य होती है। देखो हम यहाँ पर आपके सामने दो करेंगे कैलकुलेशन। एक गेंद मान लो आप, एक गेंद जिसका मास 100 ग्राम है, कितना है भाई 100 ग्राम, उसकी मान लो स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। यहां से हम निकालेंगे लैम्डा H बटे mv बराबर H कितना है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। मास कितना है, मास दे रखा आपके पास कितना भाई लोगों, मास गिवन है 100 ग्राम, इसको कन्वर्ट कर लेना किलोग्राम में तो -3। स्पीड कितनी है 20। ठीक है, देखो ये 2 0 3 0 से कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको भाग देंगे तो आप यह जगह 3.3 कुछ करके आंसर आएगा -34 मीटर आया है। तो आप मुझे बताओ जो ये मान आपके सामने निकल के आया है ये मान कम है या ज़्यादा। सर ये मान तो बहुत कम है, इसलिए हम आपसे बोल रहे थे कि जिसका मास 100 ग्राम भी है, उसकी स्पीड भी कुछ है, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो नगण्य होगी, ना के बराबर होगी। ये मान बहुत छोटा है। अब अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। भाई इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, ये होती है इसकी स्पीड। अब यहां से इस्तेमाल करेंगे लैम्डा बराबर H अपॉन mv। जब 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 बटे 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 और यहाँ पर 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6। ये सारे मान रखने के पश्चात जो लैम्डा का मान लगभग आता है वो आता है 3.2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई, अब इस रेंज की वेवलेंथ तो हम माप सकते हैं। तो यहाँ से हमें लगता है कि हाँ भाई जो जिनका मास कम है वो तरंग की तरह व्यवहार कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता है, इस बात की पुष्टि दो साइंटिस्ट थे, डेविसन और जर्मन, इन्होंने की थी। इन्होंने अपने अपना प्रयोग किया और इस प्रयोग में इलेक्ट्रॉन के द्वारा विवर्तन हो गया। भाई क्या हो गया था, विवर्तन। और विवर्तन किसकी प्रॉपर्टी है, सर विवर्तन तो तरंग की प्रॉपर्टी है। तो यहां से इन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता है। आप ये दो नाम याद रखेंगे। और कौन क्या था प्रयोग, विवर्तन, या बोलते हैं डिफ्रैक्शन इसको। अब इसके कुछ ग्राफ आपको सीखने हैं। पहले हम एक काम करेंगे, सारे लिखते हैं पहले फॉर्मूले। फर्स्ट आपका फॉर्मूला था लैम्डा बराबर H अपॉन P। ये आपका फॉर्मूला है, इसका ग्राफ बनाना है। मुझे साफ साफ दिख रहा है ये तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा क्या आ गया है 1 बटे P क्या आ गया है भाई। क्लियर है, P का मान बढ़ेगा तो लैम्डा कम हो जाएगा। तो ग्राफ देखो सब बच्चे ध्यान से, पहला ग्राफ इसका आप ध्यान से देखना। हमने यहां पर लैम्डा लिख दिया है, इधर हमने P लिख दिया है। इधर लैम्डा बढ़ रहा है ऊपर की ओर, इधर आपका P बढ़ रहा है। ठीक है भाई, यदि मैं लैम्डा का मान
कम करता हूं तो संवेग बढ़ेगा, मतलब ग्राफ इसका ये वाला ग्राफ आ जाएगा। सही है भाई, देख लो आप ध्यान से। अगर आप इस साइड चलेंगे, जैसे जैसे संवेग बढ़ेगा, मतलब आप इस साइड चले, आप नीचे की ओर चले, संवेग क्या हो रहा है, संवेग बढ़ रहा है, और लैम्डा क्या हो रही है, लैम्डा कम हो रही है। तो पहला ग्राफ आपका ये रहेगा, इसका पहला ग्राफ। ठीक है भाई। अब दोबारा देखो, यदि मैं इस पूरी टर्म को x मान लूं, मतलब मैंने क्या काम करा है, इसको पूरी टर्म को x मान लिया है। अब x किसके बराबर है सर, x बराबर है यहाँ पर 1/p के बराबर है। तो मेरा जो दूसरा ग्राफ होगा, मैंने इधर लिख दिया है लैम्डा, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1/p। 1/p तो मैंने अब आपको बताया था, मैंने 1/p किसके बराबर है, x के बराबर है। तो मैं साफ साफ दिख रहा है, यदि x का मान बढ़ेगा तो लैम्डा का मान भी बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ भाई ये वाला आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आ जाएगा। है तो क्लियर, कोई दिक्कत? तो वहां पर आप ध्यान से देखना, ग्राफ किसके बीच पता करा है, लैम्डा के बीच पता करा है या 1/p के बीच पता करा है। नेक्स्ट ग्राफ चेक करते हैं इसका। अब देखो मेरे पास ये समीकरण थी, लैम्डा बराबर h/√2km। यहाँ पर k क्या है भाई, यहाँ पर k गतिज ऊर्जा है। इसमें क्या कोस्टेंट मान लो हमारे पास, मास कोस्टेंट, h कोस्टेंट, 2 कोस्टेंट। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा 1/√k बचेगा। हम एक दोनों साइड में वर्ग ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा का स्क्वायर बटे 1/k। अब अगर मेरे पास ग्राफ खींचना पड़ जाए, किसके बीच ग्राफ खींचते हैं हमने यहाँ पर खींच दिया है लैम्डा का स्क्वायर और 1/k, इसके बीच में ग्राफ खींच दिया है 1/k और लैम्डा का स्क्वायर। तो आप बताओ सब बच्चे, ग्राफ कैसा आएगा सर? ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा, ये वाला। ठीक है भाई, ये इसका ग्राफ ये आ जाएगा। तो आपको कुछ ग्राफ याद रखने हैं। अब इस पर कुछ हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन ये कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। 0.1 kg द्रव्यमान और 10 मीटर पर सेकंड वेग से गति कर रही एक गेंद की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? क्या निकालना है भाई हमें? लैम्डा निकालना है। देखो आप एक काम करा करो, आप ना जो मान दे रखे वे मान लिख लेना पहले। तो मैं यहाँ पर पहले m का मान लिखता हूँ। m कितना है सर? m तो 0.1 kg है। और स्पीड कितनी है सर? स्पीड आपके पास 10 मीटर पर सेकंड है। जैसे लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? h/mv। h का मान 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और बटे में भाई यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा? m कितना है? 0.1 इंटू स्पीड 10 है, तो इस पॉइंट से पॉइंट हटा देना, तो लैम्डा कितना आ जाएगा? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। ये आपके पास वेवलेंथ आ गई। एक बार सब बच्चे ध्यान से सवाल को देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका ये रहा। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, यदि इसकी गतिज ऊर्जा इतनी है तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो मैंने आपको क्या बताया था, सवाल सोल्व करने का अच्छा तरीका होता है पहले मान लिख लो। तो पहले m का मान आ गया है कितना भाई? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और इसकी ऊर्जा कितनी है? 3 गुणा 10⁻⁻25 जूल। एक बहुत सिंपल मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, लैम्डा बराबर h/√2km। ठीक है भाई, सारे मान रखेंगे यहाँ पर। h का मान 6.63 इंटू 10⁻⁻34, रूट के अंदर 2 गुणा कितना है? 3 गुणा 10⁻⁻25 और मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है भाई, जब आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के पश्चात जो आपका आंसर आएगा वो लैम्डा बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, 3.6 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य लंबाई वाले फोटोन के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो इस बार लैम्डा आपके पास है भाई, कितना है? 3.6 एंगस्ट्रॉम में।
तो यहाँ से लैम्डा को चेंज कर देना 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है भाई, मेरे पास फॉर्मूला ये है, लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी। ऐसे मास निकालना है तो मास क्या हो जाएगा, h अपॉन लैम्डा इंटू वी। अब सवाल में v तो नहीं है, सवाल में v नहीं है, तो अब सब बच्चे ध्यान रखेंगे जो फोटोन का वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर देता हूं, h अपॉन लैम्डा इंटू सी। अब आप सारे मान रख देना और आंसर निकाल देना। 6.63 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू सी कितना है 3 गुणा 10 की पावर 8। ठीक है भाई, सारे मान आपके सोल्व कर देना और जो लास्ट में आंसर आएगा इसका जो मास आएगा वो मास इसका आता है 6.135 6.135 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 kg। तो मास इसका इतना आ जाएगा भाई, गुणा भाग आप कर लेना। ठीक है भाई, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। यह सवाल 2020 में आया था। विराम अवस्था के किसी इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया है। यदि इस इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य इतनी है तब इसका विभवांतर होगा। तो क्या मेरे पास होता, लैम्डा बराबर 12.27 अंडर रूट वी के अंदर, और ये एंगस्ट्रोम में था भाई, इसमें था ये एंगस्ट्रोम में, फॉर्मूला था हमारे पास। तो यहाँ से आप अंडर रूट वी निकाल देना, अंडर रूट वी बराबर 12.27 इंटू वी, और ये किस में भाई अभी एंगस्ट्रोम में है। सवाल में क्या गिवन है, सवाल में लैम्डा दे रखा है कितना भाई 1.27 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9, क्योंकि ये नैनोमीटर में, मैंने इसको मीटर में चेंज कर दिया है, ये मीटर में आ गया है। ठीक है भाई, अब आप ये मान उठा के इधर रख दो तो मेरे पास ये आ जाएगा अंडर रूट वी बराबर कितना 12.27, और ये एंगस्ट्रोम है, मैंने चेंज कर दिया है मीटर में, बटे लैम्डा कितना है, लैम्डा आपके पास ये लिखा है ऊपर 1.227 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक है भाई, अब एक काम करना, आप यहां से हटा देना पॉइंट, नीचे 100 बढ़ा देना, क्यों 2 के बाद पॉइंट है, यहां से हटाना, ऊपर 3 जीरो बढ़ा देना, 1 2 3, ये 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसको आप ऊपर लेके जाना पावर को, ओ सॉरी यहां पर -2 पावर दे रखी भाई, ये गलती होगी, थोड़ी सी गलती हो गई है यार, ये वाली, उसको थोड़ा ठीक कर लो भाई। ये पावर यहां पर थोड़ी सी नैनोमीटर में हमारे पास है 10 की पावर माइनस 2 और नैनोमीटर वाली 9 पावर। अब ठीक है, अब हम यहां पर क्या काम करेंगे, यहां पर हम 10 की पावर माइनस 2 और बढ़ा देंगे। ठीक है भाई, थोड़ा छूट गया था पीछे, तो ये पावर आपकी हो जाएगी 11, ऊपर जाएगी प्लस की, तो मेरे पास ये बच जाएगा अंडर रूट वी बराबर 10 की पावर माइनस 10, तो ये रहा 10 ये वाला, और पावर जो 11 ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा अंडर रूट वी बराबर, यहाँ पर आपका केवल 100 बच जाएगा भाई, 10 एक पावर यहाँ बचेगी, ये वाला 100, इसका आप लेंगे वर्गमूल, तो जो वी का मान निकल कर आएगा वो आ जाएगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 वोल्ट वाला आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। एक बार देख लो ध्यान से सब बच्चे। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं। ये बहुत सिंपल सवाल है। निम्न में से किसने प्रायोगिक रूप द्वारा देखा कि इलेक्ट्रॉन तरंग गुण करता है प्रदर्शित? तो बताओ जब फटाफट कौन हो जाएगा, डेविसन और जर्मर। ठीक है भाई, आप एक सवाल ये भी कर लो। क्या क्वेश्चन है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण के 1 मोल फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है भाई, तो एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, ये होते है E बराबर h न्यू। h कितना होता है 6.63
10 टू द पावर -34 और न्यू कितना की वन सवाल के अंदर भाई आवृत्ति दे रखी कितनी है आपको 5 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज। इसके आप गुणा भाग करेंगे तो 5 तिया 15 का 5, 5 छंग 30 और 31, 31 का 1, 5 छंग 30 और 33 इंटू 10 टू द पावर -20। ये एक फोटोन की ऊर्जा है भाई, ये एक फोटोन की ऊर्जा ही है ये वाली। आपको नहीं पता मैं आपको बता दूं, एक मोल किसके बराबर होता है सर? 1 मोल होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर होता है। ठीक है, तो एक मोल इसके बराबर है और ये एक फोटोन की ऊर्जा है। तो एक मोल फोटोन की ऊर्जा क्या काम करेंगे आप? इस संख्या में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां लिखता हूं एक मोल फोटोन की ऊर्जा बराबर कितना 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 3.15 इंटू 10 टू द पावर -20। जब आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पश्चात आपका आंसर इतना आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, ओके। ये आप सवाल बता देना, ये 2000 सवाल 21 का है। किसी कण के डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के परिवर्तन इसमें निसंवेग को प्रदर्शित करने वाला अभिरेख है। बताओ भाई, मैंने आपको ग्राफ पहले बनाया था, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये कब होगा? जब 1/, यहाँ पर p होता, ये तब होता। क्लियर? ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। जैसे ही इलेक्ट्रॉन के कण की प्रकृति के बारे में पता चला तो हाइजेनबर्ग ने अपना प्रिंसिपल दिया। क्या कहा उन्होंने? कि एक साथ आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति मतलब पोजीशन और उसका वेग नहीं बता सकते हैं। अगर आपने किसी भी तरीके से उसकी स्थिति ज्ञात कर ली तो उसके वेग में अनंत त्रुटियां होंगी। तो अब हमें यही पढ़ना है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बहुत आसान है भाई। क्या है ये? इनके अनुसार अत्यंत सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की यथार्थ स्थिति पोजीशन तथा यथार्थ संवेग मोमेंटम दोनों को एक साथ ज्ञात करना असंभव है। ये किसके बाद आया था भाई? जिस वक्त पता लग गया था हाँ भाई इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता है, उसके बाद ये निकल के आया। आप इसका समझ लो कि एक बंदा बाइक पर जा रहा है और आपने उसके पास फ़ोन किया है, आपने पता कराया कि आपकी स्पीड कितनी है, तो आपने एग्जैक्ट टाइम पे उसने बताया कि अभी 40 मीटर पर सेकंड है। आपने कहा आप कितनी पोजीशन है, अब आप कहाँ पर हो, तो देखो एक साथ वो दो काम नहीं कर सकता है। ये तो केवल वो ये बता सकता है कि अभी मैं कहाँ पर हूँ, स्पीड पर ध्यान नहीं जाएगा, या वो ये बता सकता है कि स्पीड कितनी है और मैं कहाँ पर हूँ, ये नहीं बता सकता है। तो यही काम सेम क्या हाइजेनबर्ग ने किया था। ठीक है भाई, दोनों का एक साथ ज्ञात करना असंभव है। उसके बाद क्या बताया उन्होंने? इसके अनुसार कण की स्थिति ये बोलते हैं पोजीशन में अनिश्चितता डेल्टा एक्स तथा संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी का गुणनफल हमेशा h/4 पाई के बराबर या इससे अधिक होता है। ये किसने बताया है? ये बताया है हाइजेनबर्ग ने। इसको आप लिखते हैं गणितीय रूप में, इसको हम लिखते हैं फिलहाल गणितीय रूप में। क्या बताया उन्होंने? कि जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का मान h/4 पाई के बराबर होगा, इससे ज़्यादा होगा। अब डेल्टा एक्स यहाँ पर क्या है भाई? तो आप सब बच्चे ध्यान से रखना, डेल्टा एक्स क्या है? स्थिति में अनिश्चितता और डेल्टा पी क्या है? संवेग में अनिश्चितता। ये संवेग में अनिश्चितता है। अब बताओ मुझे डेल्टा पी क्या होता है? सर डेल्टा पी होता है m इंटू डेल्टा वी। संवेग है भाई, मास इंटू वेग। तो इसको थोड़ा सा हम ब्रेक कर देते हैं।
डेल्टा पी क्या हो जाएगा, m इंटू डेल्टा वी, और ये आपका बन जाएगा h अपॉन 4 पाई। तो दो फॉर्मूले तो आप सब बच्चे ध्यान रखेंगे, ये किसके हैं भाई, हाइजेनबर्ग के हैं दो फॉर्मूले। अब इसको थोड़ा सा मैं आगे ले जाता हूँ, ठीक है भाई। आप पढ़ेंगे न्यूटन का सेकंड नियम, F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। संवेग में परिवर्तन दर किसके बराबर होती है, फोर्स के बराबर होती है। तो मैं यहाँ पर इसमें रहता हूँ फॉर्मूले में, क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, किसका मान हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा F इंटू डेल्टा टी के बराबर h अपॉन 4 पाई। क्लियर, यहां से आप निकाल देना, क्या आ जाएगा, डेल्टा पी बराबर F इंटू डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन ये होता है कार्य, और कार्य को मानते हैं ऊर्जा। तो इसको मैं एक नया रूप लिखता हूं, मैंने इसको लिख दिया E इंटू डेल्टा टी h अपॉन 4 पाई। ये इसका एक नया रूप है फॉर्मूले का, ठीक है भाई। ये दो आप याद रखेंगे, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब इन पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये यदि स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता बराबर बराबर हो तो वेग में अनिश्चितता होगी, ठीक है। सवाल ध्यान से पढ़ना, यदि स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता बराबर बराबर हो तो वेग में अनिश्चितता होगी। तो मेरे पास सवाल में क्या बोलता है कि डेल्टा एक्स किसके बराबर है, डेल्टा पी के बराबर है। सवाल में दोनों में क्या है, त्रुटि बराबर है भाई। तो फॉर्मूला मेरे पास ये होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का मान, चलो भी लिखते हैं, बराबर लिख लेते हैं, ठीक है भाई, h अपॉन 4 पाई के बराबर है। अब दोनों में बराबर है, मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा पी के सवाल के अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स डेल्टा पी के बराबर है। तो यहां पर हो जाएगा ये डेल्टा पी का स्क्वायर, यहां रखेंगे डेल्टा पी का स्क्वायर बराबर h अपॉन 4 पाई। अब आप इसका ले लेना रूट, तो डेल्टा पी बराबर अंडर रूट h अपॉन 4 पाई। जैसे क्या बाहर निकल कर आ जाएगा सर, यहां बाहर निकल कर आ जाएगा डेल्टा पी बराबर 1/2 रूट के अंदर कितना, h अपॉन पाई, ठीक है भाई। इसको ब्रेक कर लेना, m इंटू डेल्टा वी बराबर हाफ रूट के अंदर h/पाई। डेल्टा वी में निकालनी है तो हाफ इंटू m अंडर रूट h अपॉन पाई। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, 1/2m h अपॉन पाई, फर्स्ट ऑप्शन आ गया है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देख इस सवाल में आपको दो ऑप्शन तो मिल जाएंगे, और दो ऑप्शन आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से मिलेंगे। ये सवाल मैं इसलिए यहाँ पर डाल दिया क्योंकि दो पार्ट तो आपको मिल ही जाएंगे। क्या है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन आपको बताना है भाई। क्या है, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार डेल्टा इंटू डेल्टा टी का मान क्या होता है, h अपॉन 4 पाई। तो मैंने आपको भी प्रूफ किया था, ये तो सही है। उसके बाद अर्धपूरित एवं पूरित कक्षकों का उच्च स्थायित्व, उच्च विनिमय ऊर्जा, उच्च सममिति, अधिक संतुलित अवस्था का होती है, ये भी सही है भाई, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। डी बराबर तंग दायरे लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी, ये भी सही है, एम वी, ठीक है भाई। अब कौन सा बचता है, H जैसे परमाणुओं के लिए 2s कक्षक की ऊर्जा 2p कक्षक की ऊर्जा से कम होती है, भाई बराबर होती है। H के लिए 2s की ऊर्जा 2p के बराबर होती है। अभी आपको हम आगे पढ़ाएंगे चैप्टर में। तो इसके अंदर रियल में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसके अंदर रियल में ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ये सवाल मैंने आपके लिए इस ऑप्शन के लिए इसके लिए उठाया था। अब हम चेक करेंगे कि यार बोहर का मॉडल क्यों फेल हो गया है, बोहर का मॉडल क्यों फेल हो गया है, ठीक है भाई। अब देखो बोहर ने क्या माना था, बोहर ने इलेक्ट्रॉन को कण मानकर अपना मॉडल दिया था, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन की स्थिति पोजीशन क्या थी हमारे पास, r बराबर 0.053 n² बट्टे z
एंगस्ट्रॉम। मतलब एक साथ उन्होंने कण की ये क्या निकाल दी थी, पोजीशन, कि भाई इलेक्ट्रॉन कितनी दूर है, और साथ में उन्होंने क्या बता दिया था, इलेक्ट्रॉन का वेग 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये बताया उन्होंने। अगर बोहर ने इलेक्ट्रॉन को केवल कण माना है, अब डी ब्रोगली क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता है, एक तो ये गलत हो गया। दूसरा, बोहर ने उसकी पोजीशन इलेक्ट्रॉन की कहां पर है, उसका वेग, दोनों का एक साथ कर दिया निर्धारण। अब ये दोनों बात किसने बताई, ये बात बताई हाइजेनबर्ग ने, कि ऐसा नहीं होगा, दोनों का एक साथ निर्धारण संभव नहीं है। यदि आपने एक ठीक ठाक ज्ञात कर लिया तो दूसरे में 100% त्रुटि होगी। ठीक है, तुम्हारे पास बोहर का मॉडल इसलिए फेल हो गया था। अब हम चलेंगे नए मॉडल की ओर, उसका नाम है क्वांटम। अब क्वांटम आपको क्वांटम मॉडल आएगा एटम का, उसके बारे में हम पढ़ाएंगे आपको।